तो मैं स्टार्ट करना चाहता था एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ से जो कि आज है. ओके गूगल, व्हाट इज़ द डे टुडे? It is Saturday, the 29th of February 2020. 29th of February 2020. इसको एक स्पेशल डेट माना जाता है. February 29th को इसको बोला जाता है लीप डे. बचपन में हमें समझाया गया था कि हर 4 साल में एक दिन फरवरी में जोड़ा जाता है जो कि लीप डे होता है. और वो इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जैसे धरती को सूरज के पूरे चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं. 365 दिन का एक साल बनता है. पर होता क्या है एक्चुअली, 365 दिन एग्जैक्टली नहीं लगते. 365 दिन और एक चौथाई दिन और लगता है. पर एक चौथाई दिन तो अजीब हो जाएगा एक पूरा दिन मानना. तो तीसरे साल के बाद हमारे पास 365 तीन बार हो गए और तीन चौथाई दिन भी हो गया एक्स्ट्रा जिसको हम काउंट नहीं कर रहे. तो इसलिए चौथे साल हम एक दिन एक्स्ट्रा डाल देते हैं कि उस साल का भी एक चौथाई आके पूरा एक दिन बन जाएगा और उसे लीप डे बोलते हैं. ये बात शायद सबको समझ में आ गई बचपन में, लीप डे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. पर आज मैं ना इस बारे में थोड़ा सोच रहा था ऐसे ही सुबह सुबह, पता नहीं मेरे दिमाग में आ रहा था कि कितनी अजीब बात है. हमारी धरती सूरज के ऐसे चारों ओर चक्कर काट रही है. ठीक है, ऐसे मैं ऐसे विजुलाइज करता हूँ जैसे अभी कैमरा हमें देख रहा है. मान ले मैं धरती हूँ, तू सूरज है और मैं तेरे ऐसे चक्कर लगा रहा हूँ. आज सुबह मेरे दिमाग में क्वेश्चन सा आने लग गया कि ये एक प्लेन है, मान ले. इस प्लेन के नीचे क्या है, इसके ऊपर क्या है? मैंने कभी सोचा नहीं यार इस बारे में कि धरती सूरज ऐसे घूम रही है तो नीचे कितना जाता है यार, ऊपर कितना जाता है. अभी अगर मैं धरती मेरे ऊपर, ये मान ले ये ऊपर दीवार नहीं होती और मेरे पास एक ऐसा होता है ना रॉकेट बूस्टर जो पायलट्स वगैरह ऐसे ही जेट कर लेते हैं अपनी सीट को शुक करके ऊपर चले जाते हैं. मान लो कोई रॉकेट लॉन्चर की तरह मैं ऊपर जाता जाऊँ, कहाँ तक जाऊँगा यार मैं. मेरा दिमाग थोड़ा हिल सा गया ये सोचते हुए कि मेरे ये हमारे जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड, इसका स्कोप क्या है यार, कितना बड़ा है ये. इस बारे में कभी मैंने पहले सोचा नहीं स्कूल में. काश सोचा होता तो मैं शायद किसी टीचर से ज़रूर पूछता, पर आज मैं सोचने लग गया इस बारे में. तो मेरी सोच में इवेंचुअली ये क्वेश्चन तो आया मुझे जिसका आंसर है नहीं मेरे पास अभी भी. पर इस क्वेश्चन से एक ज़्यादा बड़ी बात मुझे ये समझ में आई कि मेरे को है ना कई चीज़ें ऐसे ही पता है. जैसे लीप ईयर क्यों बोलते हैं, अगर तुम मेरे को बोलेगी ना कि लीप ईयर क्यों, तो मैंने जो आज थोड़ी सी कहानी सुनाई तेरे को बता दिया कि ये धरती सूरज के. पर इस चीज़ की ना मुझे असली समझ नहीं है यार कि धरती सूरज के ऐसे कैसे घूम रही है यार, मतलब चल क्या रहा है. अभी हम धरती पे है ना, इसी धरती की बात हो रही है, किसी और धरती की बात हो रही है और किस स्पीड से घूम रही है. ओके गूगल, हाउ फास्ट डज द अर्थ रोटेट अराउंड द सन? Revolve. Here's a summary from the website space.com. Our orbital speed around the sun is about 67,000 miles per Wow. hour. 67,000 माइल्स पर आवर यार, मतलब And 1 एक लाख. रोटेशन स्पीड भी है, ये तो रिवॉल्विंग स्पीड है. हाँ बट तू मेरी बात समझ, 1 लाख किलोमीटर पर आवर पे बोल रहे हैं हम अभी ऐसे. हमारी धरती दुर्र चल रही है. मुझे फील तो नहीं हो रहा है. 1 लाख किसको बोलते हैं यार. हम थोड़े साल पहले याद है हम ऑटोबान पे थे जहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं होती, वो एक हाईवे होता है. वहाँ पे हमने 200 पे खींच ली थी गाड़ी, ऐसा लग रहा था भूकंप आ रहा था. 1 लाख किलोमीटर पर आवर किसको बोलते हैं यार. अगर है तो ऐसा क्यों. कहने का मतलब ये कि यार मैं थोड़ा सा ना इस चीज़ के बारे में ऐसे सोचने लग गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं. ऐसा सही में हो रहा है क्या, ये धरती 1 लाख किलोमीटर पर आवर चल रही है सन के अराउंड. और किसने फेंका यार इस धरती को कि ऐसे चले जा रही है, मतलब कौन धक्का लगा, मतलब तो कहने का मतलब मैं ऐसे सोचने लग गया तो मुझे समझ में आई ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे पता है, बस नाम के लिए मैं बोल देता हूँ लीप ईयर क्यों आई है. पर मुझे ना ये ब्रह्मांड की कोई ऐसी समझ नहीं. ब्रह्मांड क्या है, मेरे को आम सूरज तो रोज़ ही दिखता है. अभी भी बाहर हमारे पर्दे में थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, बड़ी अच्छी लग रही है. बट मैं इस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मुझे समझ भी नहीं है इन सब चीज़ों की. तो मैं बहुत सोचने लग गया तो मुझे लगा कि ये मेरी जो नॉलेज है ऐसे बड़ी अलग अलग कटी छटी सी पड़ी हुई है. तो मेरे मन में बड़ी इच्छा सी जाग रही है कि मैं ना कुछ समझना चाहता हूँ ये बेसिक चीज़ें, कि मेरी ना सारी नॉलेज एक कनेक्ट सी. तो एक वो होता है, एक इंग्लिश में बोलते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स.
वो एक फीलिंग सी आती है कि हाँ ये अच्छा, ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है, ये यूँ होता है। पर मेरी है ना वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी फील्ड्स में है, शायद मेरी नौकरी की फील्ड में होगी, मेरी इसकी फील्ड में होगी, पर सारी चीज़ें मेरे जीवन में जितनी सारी चीज़ें ना सब कनेक्टेड नहीं है। ये सब अलग अलग डोमेन्स में पड़ी हैं। कहना मैं ये चाह रहा था, सॉरी मैं घुमा फिरा के बात कहने का मतलब ये है कि मेरी कोई नॉलेज में ना यूनिटी नहीं है। तो मैं बहुत सोचने लग गया, तो मेरे को एक चीज़ याद आई। आई नो आई हैव टेकन लाइक 4-5 minutes, लाइक आई जस्ट वांट टू टेक अ मिनट एंड एंड इट। मुझे एक चीज़ याद आई एंड द रीज़न व्हाई वी आर हियर, आई जस्ट वांट टू टेक अ मिनट कि ऑफिस में ऐसी बात चल रही थी कोरोना वायरस पे। तो कोई बता रहा था कि सारा स्टॉक मार्केट तो डूबा हुआ है हर जगह का। तेरे को पता है एक कंपनी, उसके स्टॉक बढ़ गए। मैं तेरे को एक कहानी बता सकता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। ओह रियली? हाँ, ओके। उस कंपनी का नाम है जूम टेक्नोलॉजीज। तेरे को पता है कंपनी क्या बनाती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनके स्टॉक इसलिए बढ़ गए क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे लोग डायरेक्टिव्स कर रहे हैं। हाँ यार, हमारी ज़्यादा रहेगा। हाँ सबने कर दिया यार, गूगल ने कर दिया, फेसबुक ने कर दिया, कई लोग कर रहे हैं क्योंकि यार एम्प्लॉयर्स डोंट वांट टू टेक अ चांस। ये सारी कंपनीज, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए एम्प्लॉय सबसे वैल्यूएबल एसेट है। तो नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्क। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। तो फिर हमारी ऐसी बातें चल गई कि अरे अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक बंदा है, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है हमारे ऑफिस में। तो वो है ना, बेसिकली मीटिंग क्या थी, उसने बोला कि मैं ना थोड़ी ऐसी रिसर्च कर रहा था कोरोना वायरस पे। आई हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स टू शेयर विथ यू गाइज। तो हमें ट्रेंड्स बता रहा था यार कोरोना वायरस के पीछे बहुत धांसू एनालिसिस किया। मैं बता रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट को देना चाहिए उसे। बड़ा इंटेलिजेंट बंदा यार। गूगल में ना ऐसे लोग मुझे बहुत मिले, मतलब धांसू। क्या वो तुम्हारा इंटरनल डेटा था जो तुम शेयर कर सकते हो या नहीं कर शायद सकते? नहीं कर सकते, बट उसने हमें इंटरनली बताई थी। उसका तो बहुत अच्छा मोटिवेशन था यार बताने का कि यार हमें ना अपने क्लाइंट्स को संयम देना चाहिए। वो बेचारे डरे होंगे। बहुत सही बातें कर रहा था कि वी शुड ट्रीट देम लाइक एम्पैथी, विद एम्पैथी, बिकॉज दे विल बी वरीड। और वो ट्रेंड्स क्योंकि यार वो ही इज अ प्रोडक्ट मैनेजर फॉर अ डेटाबेस ऑफ ट्रैवल। बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। नहीं, वो बैठा हुआ है यार। वो एनीवेज, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स। तो मीटिंग में उसने ये इंटरेस्टिंग सा ट्रिविया बताया, तो हमारी बातें छिड़ गई। तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। तो उसने बोला कि अभी कोरोना वायरस पता नहीं कितना, नो वन कैन प्रिडिक्ट अ पैंडेमिक और नो वन कैन प्रिडिक्ट द ट्रेजेक्टरी दैट अ पैंडेमिक विल टेक। कुछ भी हो सकता है यार, हमने भविष्य नहीं देखा, किसी को नहीं पता क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप से लेके नरेंद्र मोदी से लेके अमिताभ बच्चन से लेके कोई अगर पोप तक भी बैठा है, कोई मनुष्य ये नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। सही बात है। पर स्टॉक मार्केट का काम ही है ना कि फिर भी अपनी ये चीज़ सबको पता है, कोई नहीं बोल सकता क्या, पर फिर भी हम ये कोशिश करते हैं ना कि हाँ फ्यूचर किस चीज़ का होगा। तो इसीलिए इस चीज़ पे लोगों ने स्टॉक बढ़ गया कि हाँ यार ये हो रहा है और ये होगा, मतलब हो सकता है होम। पर उसने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। वो ये बताई कि हाँ जैसे नेटफ्लिक्स के स्टॉक्स में उतनी नहीं गिरे, क्यों लोग घर पे रहेंगे तो काम चाहिए कुछ करने को, एंटरटेनमेंट ढूंढने लगेंगे। अब इंटरनेट आ गया तो लोग घर पे बैठे कुछ कर लेते हैं। चाइना में ये दिखा रहे थे, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज विल फ्लरिश। हाँ, बट ही स्पेसिफिकली मेंशन्ड वन थिंग, ही इज लाइक एजुकेशन पे लोग फोकस कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। क्यों? क्योंकि घर पे बैठे हो तो ज़्यादातर लोग जो है ना मेहनती लोग हैं जो जा नहीं पाते, वो जैसे तू है, मैंने तेरे स्वभाव में एक चीज़ देखी है, तू खाली नहीं बैठ सकती, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम में एंगेज रहना चाहती। मैंने हमेशा देखा है, कभी पेंटिंग्स बनाने लग जाएगी, नहीं तो बुक्स पढ़ने लग जाएगी, नहीं तो कुछ करेगी। तो ये जो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है यार हमारी ह्यूमैनिटी की, जिनके पीछे दुनिया चल रही है, वो अगर घर पे बैठने को आ जाए तो वो चाहते हैं थोड़ा सा कुछ जानना। तो उसने बड़ा एजुकेशन ऐसे ही ब्रॉडली बोल दिया, पर मेरे दिमाग चल गया। तो मेरे को ये लगा कि यार कोरोना वायरस और नो कोरोना वायरस, वर्क फ्रॉम होम और नो वर्क फ्रॉम होम, आई वॉज जस्ट थिंकिंग इट्स अ वेरी गुड आइडिया। लाइक आई थिंक देर इज स्कोप in today's world for us to maybe not redefine, say I don't want to like take big words, but also approach education in a different way. तो anyways, मेरी दो चीज़ें मेरे जो जीवन में हुई, मैंने तेरे को कहानी बताई आज क्योंकि लीप डे है। तो मैं इस बारे में सोचने लग गया कि कितनी अजीब चीज़ है यार, धरती ऐसे घूम रही है। और दूसरी चीज़ मेरे कॉलीग ने बताई कि एजुकेशन शायद लोग अपटिक देख सकता है, क्योंकि लोग अपने आप को ट्रेन करना चाहेंगे। दुनिया यार मैं बताऊं, दुनिया कहीं की कहीं जा रही है। पिछले 20 साल में इतना कुछ हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से, पिछले 5 साल में इतना कुछ हो गया, आगे पता नहीं कहाँ जा रही है दुनिया। तो कई लोग हैं ना, कई बड़े बड़े दिग्गज जो फिलोसोफर्स हैं या जो चिंतन करते हैं गहरी चीज़ों का, वो ये बोलते हैं कि आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है। तो योर नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी टू एजुकेट योर सेल्फ, टू रीट्रेन योर सेल्फ और टू मेक योर सेल्फ अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड।
तो मैं सोचने लग गया कि यार हम दोनों और कुछ नहीं कर सकते हम. आई थिंक वी कैन जस्ट सिंपली एजुकेट आवरसेल्व्स, लाइक तू और मैं. आई थिंक वी शुड एजुकेट आवरसेल्व्स. दुनिया के लिए नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए ये एडवाइस लागू होती है, ज्ञान लागू होता है. आई थिंक वी बोथ शुड एजुकेट आवरसेल्व्स. तो मैं सोचने लग गया कि इफ वी हैव टू स्टार्ट दिस एजुकेशनल जर्नी, बाय द वे, लाइक डू यू लाइक दिस आइडिया, वुड यू लाइक टू टेक दिस एजुकेशनल जर्नी विद मी? बिल्कुल यार, तो बिल्कुल. मैंने इस बारे में थोड़ा और सोचा कि अगर ये एजुकेशनल जर्नी लेना चाहता हूँ तो मैं पहली बात तो तेरे साथ ही लेना चाहता हूँ मुझे, क्योंकि इससे बढ़िया साथी नहीं मिल सकता दुनिया में. ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुझे पता है. और दूसरी चीज़, एक तो साथी रहता है तो अच्छा रहता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि है ना आप एक दूसरे को ट्रैक पे रखते हो और बातें होती रहती मस्ती में, ऐसी बस खुली बातें ही तो कर रहे हैं हम. और 2 दिमाग इज बेटर देन 1 दिमाग, एक से भले 2. और दूसरी चीज़ मैं ये सोच रहा था कि अच्छा, अब मैं अपने आप को एजुकेट करना चाहता हूँ तो कितनी अच्छी बात है. क्योंकि यार मैं बताऊँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को क्या लगती है, स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते हैं निठल्ले. क्योंकि यार स्कूल में है ना सब्जेक्ट वो पढ़ाए जाते हैं जो उन्हें नहीं पढ़ने, जो सब्जेक्ट स्कूल पढ़ाना चाहता है. काश ऐसा स्कूल होता जिसमें बच्चा वो पढ़े जो वो पढ़ना चाहता है. दैट वुड बी आइडियल. दूसरा होता है कि इट शुड बी क्यूरियोसिटी लेड. बच्चे को जो सवाल आ रहे हैं उसका आंसर कर दो, अगर और सवाल आ रहे हैं तो और आंसर कर दो. अगर बच्चा एक्चुअली इंटेलिजेंट ही पैदा होता है, मेरे को तो ये लगता है, सभी क्यूरियस, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी साइंस पता नहीं क्या बोलती है, बट सभी क्यूरियस पैदा होते हैं यार. हाँ, सबको जिज्ञासा होती है जानने की. वो तो मुझे लगता है कि नहीं तुम ये नहीं पूछ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, करते करते ना वो फिर रटने लग जाते हैं चीज़ें. तो इट विल बी सो नाइस इफ एवरीथिंग इज जस्ट क्यूरियोसिटी लेड, राइट. लाइक आज सुबह मुझे एक, जैसे ये लीप लेके सोच रहा था, लेते लेते मैं कहीं और चला गया कि यार ऊपर नीचे क्या है धरती के, कितना तक जाता है, कहाँ, कितना फैला है ये ब्रह्मांड. तो ये एजुकेशन वाली बात थी, ये थी. तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार हम शायद इसमें कुछ कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस हम अपनी एजुकेशनल जर्नी पे हम एटलीस्ट कुछ कर जा सकते हैं. और एक कैमरा पड़ा है और माइक पड़ा है, रिकॉर्ड हो रहा है. किसी और को भी हमारे साथ ये एजुकेशनल जर्नी लेने की इच्छा करे तो करे, नहीं तो और कुछ नहीं तो हम अपनी यादों के लिए रख लेंगे यार. ठीक है. तो ये आइडिया अगर तेरे को अच्छा लगा ना, तो मैं तेरे को ये बोलना चाहता हूँ कि वाई यू आर हियर. वन ऑफ द रीजंस यू आर हियर इज, मेरे को इसलिए लगता है कि मुझे और कोई साथी नहीं मिल सकता, कि तू बहुत किताबें पढ़ती हैं. और मुझे ना एक चीज़ लाइफ में करने की, हम कई चीज़ें ना लाइफ में करने की इच्छा रखते हैं जो कि कर नहीं पाते. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भागने की इच्छा है रोज़ सुबह, तुझे भी है, पर हम दोनों नहीं करते. कुछ होता है हमारे अंदर एक आलस, जो कि हमें पता है ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, फिर भी हम नहीं करते. कुछ तो होता है. देखो पता है मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है इस पूरे क्षेत्र में, इन चीज़ों के क्लास में, बुक्स. मेरी इतनी इच्छा है ना बुक्स पढ़ने की, इतनी इच्छा है, पर मैं पता नहीं यार, आई जस्ट कैन नॉट रीड बुक्स, just cannot. Like I open the book and I just go off somewhere. And you did, how many books did you read last year? I think we've discussed this before. But still, I would. Yeah, I mean, so I like reading books, so I don't remember. Just one number I want from you. How many books did you read last year? 20-25, I don't know. You are a very small percentage of the world's population यार. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो, क्योंकि पहली बात तो लोग किताबें नहीं पढ़ते मेरे जैसे. जो पढ़ते भी है ना, ज़्यादातर फिक्शन किताबें पढ़ते हैं, जैसे हैरी पॉटर वगैरह हो गई ना, मतलब इंटरेस्टिंग अच्छी किताबें होती हैं, बट कहानियाँ वगैरह, फैंटेसी नॉवेल्स. बहुत छोटा परसेंटेज होता है जो नॉन फिक्शन पढ़ता है. उसमें भी बहुत छोटा परसेंटेज होता है जो तेरी तरह किताबें पढ़ता है, कि जस्ट लाइक अबाउट साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी. मतलब मेरे को नहीं पता है, पर तेरे सब्जेक्ट्स बड़े धांसू से होते हैं. तो मैं चाहता था कि यार तूने इतनी चीज़ें खोज रखी, दुनिया की जान रखी है, हो सकता है तेरे लिए भी ये लागू होता हो कि तेरी कई स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब नॉलेज में हैं, पर इधर उधर हैं, सारी कनेक्टेड ना हो, शायद काफ़ी कनेक्टेड है. तो मैं चाहता था कि हम दोनों मिलकर ना एक जर्नी लें जिसमें हम दुनिया को समझने की कोशिश करें, कि दुनिया, ये ब्रह्मांड को, दुनिया को नहीं सिर्फ, कि दुनिया चल कैसे रही, ये ब्रह्मांड क्या है और उसमें दुनिया है, अगर दुनिया में हम हैं इंसान, तो चल क्या रहा है, सब कुछ कैसे चल रहा है. पर इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो, कि इस दुनिया में मैं भी तो हूँ दुनिया का हिस्सा. मैं अपने आप को भी समझना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर ऑल्सो. बट आई मीन माई सेल्फ माने मैं जो ये, मैं क्या हूँ यार, ये मैं जो मांस का लथोड़ा सा हूँ, ये क्या है, मेरी आंखें, ये लेंस है कैमरा की, ये इमेजेस ले रही हैं, अभी मेरे ब्रेन में प्रोसेस हो रही है, मुझे दिख रहा है क्या है ये, मैं मांस का, ये दांत है मेरे. कहने का मतलब मैं एक जंतु हूँ. मैं अपनी मम्मी से आया, मेरी मम्मी मेरी नानी से आई, मेरी नानी उनकी मम्मी से आई, नानी पर नानी, नानी नानी करते करते
कहाँ तक जाता है? साइंस बोलती है कि सबकी नानी बंदर थी, पर वो उनकी नानियाँ कहाँ तक जाती है? तो ऐसे कई सवाल है ना जो मेरे मन में आते हैं, जिनको मैं समझना चाहता हूँ, बट मैं ना मेरे में सब डिस्कनेक्टेड है। तो मैं थोड़ा सा भी एक, इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, प्रेडिकमेंट में भी हूँ कि मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट एन एजुकेशनल जर्नी, कि शुरू कहाँ से करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मेरी दिक्कत ये है कि आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मुझे क्या नहीं पता है, तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा शुरू कहाँ से करें। इसलिए मैं तेरे से एक सवाल रखना चाहता हूँ पहले, इफ़ यू, इतना सॉरी मैंने आई थिंक 15 मिनट ले लिया ये समझाने के लिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। आई होप इट रेजोनेट्स विद यू। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम समझ यार, मैं आई एम वेरी मोटिवेटेड दिस टाइम, आई एम रियली मोटिवेटेड दिस टाइम। मैं बुक नहीं पढ़ सकता, मेरी एक प्रॉब्लम है, बट आई थिंक आई फाउंड अ हैक टू इट दैट you can read. And then there are some questions I have, but the thing is, like, I just don't even have an understanding कि मैं start कहाँ से करूँगा. But the reason why the starting is important, I'll tell you why. कि किसी मेरे को ना बहुत किसी मेरे को भूल गया, मैं नाम याद नहीं यार, किसी की एक एडवाइस बड़ी अच्छी लगी। उसने ये बोला था कि अगर मैं बुक्स पढ़ना चालू करना चाहता था तो मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा कि बुक्स पढ़ने की आदत डालने के लिए बेस्ट क्या है। तो आदत डालने वाली पे तो मिली नहीं, पता नहीं, एक एडवाइस बहुत अच्छी मिली मुझे कि बुक्स, मान लो आपके पास 25 बुक्स हैं कि मुझे पढ़नी है 25 बुक्स, जैसे तूने जो 25 पढ़ रखी है मेरे को सारी पढ़नी है, क्योंकि तू मुझे जब भी उनसे चीज़ें बताती मुझे बहुत मज़ा आता है। पर अब वो 25 में से सबसे पहले कौन सी पढ़ूँ मैं, मतलब ऑर्डर, या तो तुम वो पढ़ लो जो सबसे ज़्यादा इच्छा है। पर एक बंदे ने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि स्टार्ट विद दैट बुक after reading which the remainder of the books will become easier to understand. तो ऐसी बुक पहले पढ़ना जिसको पढ़ने से तुम्हें बाकी जो बुक्स पढ़ोगे उसमें समझने में तुम्हें आसानी हो। तो कहने का मतलब ये था कि बुक्स के विषय ऐसे लेना कि जो बुक सबसे अच्छा फ्रेमवर्क दे पाए तुम्हें चीज़ें समझने का, कि वो बुक बाकी सारी बुक्स के बारे में शायद बात कर रही हूँ, या बुक्स ही नहीं तो या दुनिया के बारे में, तो वैसे करे। तो मुझे ये समझ में आता है कि शुरू कहाँ से करें, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बुक्स पे लागू नहीं होता, ये हर चीज़ पे लागू होती है। जैसे तुम्हें गिटार बजाना सीखना है, आई डोंट नो हाउ टू प्ले द गिटार, बट आई एम अज्यूमिंग दैट द फर्स्ट थिंग यू लर्न इज द थिंग विच विल बी ट्रू till the day you die, if you keep playing the guitar till the day you die, कि it will be the most useful thing for you to know, या basics, sorry that's the word, basics। तो मेरे को ये नहीं पता कि बेसिक्स क्या होते हैं यार, मुझे पता ही नहीं ना, हो सकता है तो समझे मेरी प्रॉब्लम, मुझे ये नहीं पता। तो विद ऑल दैट सेड एंड डन, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आर यू विलिंग टू टेक दिस एजुकेशनल जर्नी विथ मी? बिल्कुल बिल्कुल। एंड सेकंड, इफ यस देन मुझे थोड़ा सा यार एडवाइस दे, मेरा थोड़ा सा मार्गदर्शन कर कि मैं कहाँ से ये जर्नी शुरू करूँ। एंड आई नो आई हैव जस्ट थ्रोन दैट क्वेश्चन टू यू, so take your time, think about it, or just maybe if you have something to this, sorry for going on a monologue। So पहले बात तो आई थिंक ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है कि कहाँ से स्टार्ट करें। जनरली स्पीकिंग मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जनरली कुछ भी चीज़ आपको जो इंटरेस्टिंग लगे, समझ लो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा है कि ओह ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट मे लीड यू to explore some books, some YouTube videos, some internet blogs। तो आपको कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग आएगी। जो भी आप रीड करोगे, जो भी आप पढ़ोगे, उसके अंदर और क्वेश्चंस आएंगे कि why this now? So this why can take you through a journey। मैं सही बताऊँ तो इवन बुक्स की रीडिंग मेरी इसी हिसाब से होती है कि एक बुक में किसी दूसरी बुक के किसी कॉन्सेप्ट का रेफरेंस होगा और मैं फिर वो नेक्स्ट बुक वो पढ़ लेती हूँ कि ओह अच्छा ये तो मैं पढ़ना चाहूँगी यार, ये क्यों है, मतलब इसमें और डेप्थ में जाना चाहूँगी। सो यू बेसिकली स्टार्ट समवेयर एंड इट कैन लीड यू टू फर्दर डेप्थ्स ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हें सब कुछ जानना है, अब तुम्हारा बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तुम्हें दुनिया की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, दैट मीन्स अब दुनिया की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में भी है क्या क्या, राइट? क्योंकि दुनिया की अंडरस्टैंडिंग में तो बहुत कुछ आता है। मुझे ये नहीं पता कि है भी है, हमारी हिस्ट्री भी है, हमारी इकोनॉमिक्स भी है, सोशियोलॉजी भी है, सब तरह की चीज़ें। सब्जेक्ट्स ही नहीं पता, सही बताऊँ। हाँ, इतने सब्जेक्ट्स मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, मतलब ये तो मुझे जो नाम याद आया अभी टॉप ऑफ माई हेड वो निकल के आ गए।
पर ये सब आता है, इसमें कैसे पढ़ें आप सब कुछ? अगेन तुम सब कुछ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट. जो आज के डेट में समझ लो तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, अगेन बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन कि तुम्हें क्वेश्चन क्या है, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक स्टार्ट करो. या तो उस टॉपिक की डेप्थ में चले जाओगे या उसका वाई करते करते उसकी और हिस्ट्री में चले जाओगे. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ह्यूमैनिटी के बारे में जाना है कि हम इंसानियत के बारे में. इंसानियत हम इंसान आए कैसे यहाँ पे, तो हम शायद अपनी एवोल्यूशन में जाएंगे कि ओ अच्छा हम हमारे में और चिंपैंजी के जो एंसेस्टर, जो हमारे कॉमन एंसेस्टर था, उससे आज तक हम कैसे आए. बट अब वो जो बंदर या जो भी एक कॉमन एंसेस्टर होगा, मैं बंदर इससे नहीं बोलना चाह रही क्योंकि हाँ दैट विल बी मिसलीडिंग. एक बार तो थोड़ा कॉमन एंसेस्टर का कॉन्सेप्ट समझाना चाहेगी. यू वांट टू गो इन डेप्थ ओवर देयर? नहीं, मैं भी एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि कॉमन एंसेस्टर मतलब मेरे और मेरे कजन्स के अंदर क्या कॉमन था. मेरे नाना या दादा कॉमन थे. करेक्ट. अब मेरे उन दादा के भी कोई फादर होंगे, उनके भी फादर होंगे, उनके भी, तो ऐसे करते पीछे पीछे जाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं चिंपैंजी और इंसानों का एक कॉमन एंसेस्टर था. तो कहना ये चाह रही है कि इंसान और बंदर की एक नानी थी, कोई एक नानी थी. बट वो स्टोरी वहीं पे स्टार्ट नहीं हो रही है एक्चुअली में देखा जाए तो. वो भी कहीं से आई होगी वो कॉमन एंसेस्टर. तो तुम थोड़ा और पीछे जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा पूरा इवोल्यूशन हुआ है. तो पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जाओगे तो सबसे पहला कॉमन एंसेस्टर कौन है तुझे पता है? एक्चुअली एक बड़ा अच्छा टर्म है जो बायोलॉजी नहीं, आई डोंट नो कौन यूज़ करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं. उसका नाम है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर. उसको लूका बोलते हैं. लूका? हाँ, एक टर्म है ये बोला गया. हमें नहीं पता कौन है, बट वो उस फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है जो जिससे सब आया है. बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है. हम सबका वो एक ऐसे जनरल टर्म यूज किया गया. ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता. पहला एंसेस्टर है वो. हाँ, ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता. हमारा सबसे पहला पूर्वज, उसका नाम लूका दे दिया. हाँ, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर. कितना बढ़िया अच्छा नाम है क्योंकि आई थिंक एटलीस्ट इस नाम से एक चीज़ है ना कि सबकी अंडरस्टैंडिंग में आता है कि चलो ठीक है, कल को हम एटलीस्ट हम इतना बोल सकते हैं आज के डेट में अपनी समझ से कि एक कोई ना कोई तो होगा. ऐसे पता नहीं कितने ही होंगे, बट लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर एक्चुअली सबके लिए यूज़ होता है. अब तुम बोलोगे उस सब में क्या क्या आता है, मैं सब बोल रही हूँ. हम बायोलॉजी में शायद बहुत अंदर चले गए, मैं समझ गया हूँ. ठीक है, कॉमन एंसेस्टर का कॉमन एंसेस्टर. फिर उससे पीछे जाओगे तो वो कहाँ से आया? अब वो भी किसी चीज़ों से बना होगा. बोलना चाह रही है कि एक ह्यूमैनिटी अगर मुझे जानने की इच्छा की तो मैं पूरी हिस्ट्री में जा सकती हूँ. तो अभी ये तो हुई बायोलॉजी. फिर बायोलॉजी भी तो कहीं से आई है ना. वेयर डिड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम? They are nothing but some molecules combined together. अब एक सेल पे चले जाओ, एक यूनिक सेल होगा कभी ना कभी, फिर वो मल्टी सेलुलर बन गया, फिर ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन्स के बाद एनिमल्स बन गए या प्लांट्स बन गए, जो भी बोलो. तो ये सब डिवीजन हुई बाद में. लेकिन एकदम हिस्ट्री में जाओगे तो कोई सिंगल सेल था, कभी स्टार्ट हुआ. उस सिंगल सेल के अंदर क्या चल रहा था? केमिस्ट्री चल रही थी एसेंशियली. लाइक ऑल दोज केमिकल बॉन्ड्स वर put together in certain way that they formed certain molecules, and those molecules were performing certain task, which was take in food, take in energy. तो मतलब सेल्स, मतलब मेरे जो भी हाथ के अंदर जो मेरे हाथ हैं सेल्स ही तो हैं. सेल्स आई थिंक उसके अंदर केमिस्ट्री चल रही है बेसिकली. सब केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ चल रहा है. केमिस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है? एटम्स हैं, वो एटम्स बॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. थोड़ा और डिटेल में जाओगे, डांस कर रहे हैं अपने साथ. हाँ, वो बॉन्डेड है. उनके अंदर भी पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, केमिस्ट्री में अलग अलग तरह के बॉन्ड होते थे. कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये नाम सुने मैंने, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है इनकी कि ये क्या है क्या नहीं है. केमिस्ट्री से मैं इतना डरता था जब. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होती है जो कार्बन रिलेटेड है. मैंने पता है सीबीएसई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट छोड़ दिया था. 12 नंबर का आया था 2006, मुझे अच्छी तरह याद है. अजीब चीज़ है. और मेरी वो सबसे फेवरेट थी. मुझे वो सबसे अच्छी लगती थी फॉर सम रीजन. मैंने पता है क्या ट्रिक लगाई थी. मेरे को पहले बता दिया था कि 12 नंबर का आने वाला है 100 में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो इतनी खतरनाक थी. मैंने बोला आई एम विलिंग टू गिव अप ये 12 नंबर, मैं बाकी में प्रिपेयर कर लूंगा. तेरे को पता है मेरी केमिस्ट्री में कितने आए? ये प्रॉब्लम है, हम एक्चुअली नंबरों के लिए पढ़ते हैं. हाँ, इतनी गलत चीज़ है. मतलब कि हमारी अजम्पशन क्या है, नंबर कितने लेने हैं उतना मैं पढ़ लूँ ताकि मैं तो पास हो जाऊँ. तूने एकदम ना मेरी नस दुखती ये सबकी दिक्कत है यार. मैंने यही कि मैं बताऊं, मैं तेरे से एक चीज़ एडमिट करूं आज कैमरे पे. मैंने आज तक ना कोई सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ा. मैंने अपने बचपन से आई थिंक सबके लिए लागू होता है. मतलब मेरी लास्ट फाइनल एग्जाम तक, देख मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एंड कर रहा हूँ अपनी एजुकेशन को भी.
मैंने सिर्फ ये देखा कि मुझे एग्ज़ाम देने हैं और दुनिया में ये माना जाता है कि इस एग्ज़ाम के परिणाम से अब ये यहाँ पे देख कितने हम बच्चे पता है क्यों सुसाइड करते हैं एग्ज़ाम के नंबर के पीछे, क्योंकि हैं एग्ज़ाम के नंबर यार बिल्कुल है, मतलब हमारी सोसाइटी जब बच्चों को ये वैसी समझ बनी में आ है। जाता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक क्या है, हाँ तो थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जो बस उसको हैक करना चाहते हैं। तो एक मिनट उस मैं कहना ही चाह रहा हूँ यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम ऑफ माय एजुकेशन। उस पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू है एक, कि मार्क्स क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे भी रीजंस हैं। क्योंकि हमारी बोलो कॉलेज एडमिशन्स उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए हमारी जॉब्स के अंदर उसको देखा जाता है। तो अगर देखा जा रहा है तो ऑब्वियसली एवरीवन विल फोकस ऑन मार्क्स, कि भाई तेरे कितने मार्क्स आए। एंड द प्रॉब्लम अगेन इज कि हमने अभी तक कोई अच्छा तरीका ही नहीं ढूंढा है बच्चों को कॉलेज में एडमिशन करवाने का एक्सेप्ट फॉर मार्क्स। वहाँ पे रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, सही बताऊँ तो। तुझे नहीं लगता कि रेवोल्यूशन असली उससे एक लेवल नीचे आना चाहिए? हमने कोई तरीका नहीं निकाला बच्चों को मेजर करने का, मतलब बच्चों को मेजर क्यों करना है मार्क्स में? वो मैं बोल रही हूँ कि वो आगे क्योंकि आ रहा है ना ये पढ़ाव कि अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या यूज़ कर रहे हो तुम, मार्क्स। अगर आई थिंक वहाँ से एक बार ये क्राइटेरिया हट जाए कि ठीक है विल नॉट लुक एट योर मार्क्स, देन जो पीछे वाला पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना वो फिर मार्क्स पे ना फोकस करके किसी और पे फोकस कर सकता है। किस चीज़ पे फोकस करना आई डोंट नो, मतलब वील मे बी हैव अ डिस्कशन, अ सेपरेट डिस्कशन अराउंड दैट, बट लेट्स नॉट गेट देयर। बट द पॉइंट ओके, वी आर नॉट ट्राइंग टू रीडिफाइन द एजुकेशन इंडस्ट्री और एजुकेशन इकोसिस्टम देयर ऑफ इज एनीवेयर। एब्सोल्युटली अ चेंज रिक्वायर्ड, नो डाउट अबाउट इट, एंड आई थिंक इंटरनेट हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब इन डूइंग दैट इन सम वेज, बिकॉज स्टूडेंट्स को जो क्लासरूम में समझ नहीं आ रहा, टीचर्स के थ्रू समझ नहीं आ रहा, वो क्या है वो इंटरनेट के थ्रू समझ पा रहे हैं फिर भी, बिकॉज देयर आर सो मेनी टीचर्स आउट देयर हु आर विलिंग टू मेक वीडियोज, मेक कंटेंट एंड produce that in the most in the simplest form possible, which is consumable by any student, no matter how in depth or shallow that student's understanding. So ये आई थिंक इंटरनेट ने बहुत अच्छा काम किया यार। मैं तो कमेंट सही बताऊँ तो मेरी खुद की शायद एजुकेशन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट से लिया है, ना कि मेरी जो पुरानी मेरी पूरी एजुकेशन में मुझे शायद चीज़ें मैंने लर्न की पर समझी नहीं, मुझे समझ एक्चुअली इंटरनेट के थ्रू आई कि ओह अच्छा इसका ये मतलब था। तो कितनी अजीब चीज़ है, पर अच्छी बात है कि ये सब हो पाया है। क्योंकि और बुक्स, मुझे सही बताऊँ तो पता होता कि जो मैं क्लासरूम में पढ़ रही हूँ वो पॉपुलर साइंस बुक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पॉपुलर साइंस मतलब दे आर नॉट टेक्स्ट बुक्स। एक होती है टेक्स्ट बुक्स जिसके अंदर टॉपिक सब्जेक्ट वाइज समझाया जाता है इन डेप्थ में, उसमें क्वेश्चंस होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे, एग्जाम होगा उसके बेसिस जिनसे बच्चे भागते हैं बेसिकली। टेक्स्ट बुक्स जो क्लास में यूज होती हैं, और एक होती है पॉपुलर साइंस बुक्स विच आर नॉन फिक्शन पॉपुलर बुक्स मेंट फॉर एनीवन हु वांट्स टू रीड इट। आम जनता के लिए पॉपुलर पॉपुलर क्या है, सोप ऑपरास क्या होता है बेसिकली, देयर लाइक शोज व्हिच आर लाइक पॉपुलर शोज, आपको टीवी में डेली आ रहे हैं, आप देख रहे हो, मतलब साइंस का कपिल शर्मा। हाँ, पॉपुलर साइंस, लाइक देयर इज अ कैटेगरी फॉर इट इन बुक्स, पॉपुलर साइंस बुक्स बोलते हैं उनको। मुझे नहीं पता थी यार ये चीज़, एंड आई सो विश आई न्यू दिस बिफोर, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे पता होता तो आई वुड नॉट हैव बीन अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। आई डोंट थिंक सो। तो तू क्या होती फिर? मैं यार कुछ ना कुछ फील्ड रिसर्च में होती, पक्की बात। I can tell you this today. Like, so I definitely. You would not want to end up as an engineer. If I were given another choice, like if I were to go back and in my life and pick up one habit, I would have loved to read all the popular science books which are out there. क्या बात कर रही है? और definitely यार, मतलब I think I have huge respect for all these scientists. Scientists मतलब researchers in general, because they are the ones who are seeking questions and they are the ones who are seeking solving answers. Through their questions. They're seeking answers. They are coming up with new questions also. हाँ. See, जैसे आज मुझे आया ये क्वेश्चन, मतलब आई एम श्योर किसी ने पूछ रखा होगा, मैं पहले ये नहीं बोल रहा कि मुझे ही आया सिर्फ क्वेश्चन, पर मुझे खुद से आया। हाँ. तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे समझ में आया एक चीज़ की, यार एक सेकेंड, तो फिर मुझे ये समझ में आया कि यार कितनी खोज करते रहते हैं ये लोग। तो तू कहना चाह रही है वो बात कि कितने लोग अपने सवालों के थ्रू दुनिया को अनकवर कर रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं, या फिर रिवील कर रहे हैं कि अच्छा इसमें है क्या, वाई दिस और वाई दिस। सो
ये क्यूरियोसिटी सही बोल रहे हो सब में ही होती है. इट्स जस्ट दैट हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा कि वो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है. पर मेरे को तेरी बात शुरू में अच्छी लगी. हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे टिप्पणी नहीं करते, हमारा वो काम नहीं है. तो पर मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, तेरी बात को समराइज़ करूँ जो अभी तक तूने बोला. ओके, आई विल लेट यू स्पीक एंड समराइज. सो इसकी समरी मैं अल्टीमेटली ये देना चाह रही थी कि मैंने एक फिगर आउट किया यार, बहुत अच्छा कोर्स जो आज के डेट में एग्जिस्ट करता है, जो कि अगर तुम्हें दुनिया की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट अगर तुम्हें दुनिया की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पर्टिकुलरली टू दैट क्वेश्चन आई एम आंसरिंग राइट नाउ, तो एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसको बोलते हैं बिग हिस्ट्री कोर्स. बिग हिस्ट्री कोर्स, हाँ, जो कि एक प्रोफेसर है डेविड क्रिश्चियन. ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, बट ही इज़ यूनिक इन अ यूनिक हिस्टोरियन इन द सेंस दैट हिस्टोरियंस का नॉर्मली काम होता है कि एक टॉपिक उठाया हिस्ट्री में से और उस पर पूरी रिसर्च की और उस पर अंडरस्टैंडिंग दी. फॉर एग्जांपल कई मिलिट्री हिस्टोरियंस होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉर वगैरह पढ़ते वॉर्स पढ़ेंगे. कई इनफैक्ट मेरा एक कॉलीग है, who is actually doing his masters in military. He's doing his masters in history, and his topic of interest is military history. जॉब एक सेकंड जॉब करते हुए कर रहा है. हाँ, so he's doing that I think as a क्या बोलते हैं उसको, correspondence या हाँ अपने correspondence यूज़ करते हैं. आई थिंक यहाँ पे एक और शब्द यूज़ करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा. distant learning, like virtual learning बोलो या कर लो, ठीक है, but it's a proper degree that he'll be able to get. Masters in history, and the subject would be military impressive history. So that's really impressive because उसके लिए आपको पहली बात तो military की definition understand करनी पड़ता है. नहीं military कहाँ से start होती है, because I'm sure like Rajama, I don't know how big or small his timeline is to understand military, but it's still like a topic of interest. Why this person is unique in his own sense is because David Christian. Okay. Okay, Google. Who is David Christian? Here's a summary from Wikipedia. David Gilbert 73 साल का. historian and scholar of Russian नेशनैलिटी देख, अमेरिकन भी है, ब्रिटिश भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है. the emerging discipline of big history. बताया बिग हिस्ट्री. मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, 3 देशों का नागरिक है यार ये. I think ये भी एक reason हो सकता है why he came up with this concept of big history. So he started something called as big history, which means that he is a historian of all of the things that we know today. सबका, including whatever we know today. सोचो, अब नोइंग में तो बहुत कुछ आता है. हमारी फिजिक्स भी आती है, हमारी पूरी साइंसेस आती है पहली बात तो, फिर पूरी क्या कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ की सारी डिसिप्लिन्स आते हैं, जो इकोनॉमिक्स आता है, हमारी कल्चर्स आते हैं, हमारी सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग आती है, हमारी ह्यूमन बॉडी की अंडरस्टैंडिंग आती है, हमारी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ ही आती है. हाँ, तो इसने एक्चुअली कोर्स बनाया है इसके लिए. सोचो, जो मतलब मुझे दरकार है एक्चुअली कि मुझे शुरू करना है कहीं से, इसने मेरे लिए कोर्स बनाया. इसने कोर्स बनाया है और इसकी एक बुक है, उसका नाम है ओरिजिन स्टोरी, which is basically the origin story of everything. So history किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है, but he's a scholar of history of everything. तो मज़ा ही आ गया यार सुन के. मेरे को वही समझना है यार. So अब सोचो इसने कोर्स डेवलप किया है. सो ऑब्वियसली इन्होंने डेविड क्रिश्चियन फॉर एग्जाम्पल ने ऑलरेडी ये सोच लिया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर कैसे लेके जाएंगे ताकि लोगों को समझ आए. और ये कोर्स इतना अच्छा है यार पीयूष कि इसकी मुझे लगता है ये हर बच्चे को समझाना चाहिए, क्योंकि हमारी ना बड़ी सब्जेक्ट वाइज एजुकेशन होती है. हमारी हिंदी अलग पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश अलग पढ़ाई जा रही है, साइंस में भी फिज़िक्स अलग पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ाते हैं, बायोलॉजी अलग पढ़ाते हैं, फिर जियोग्राफी अलग पढ़ा रहे हैं, सिविक्स एक सब्जेक्ट होता है उसको. सो मेरे बच्चों के दिमाग में, या मेरे दिमाग में तो एटलीस्ट जब मैं पढ़ रही थी, ये कभी अंडरस्टैंडिंग ऐसे इकट्ठे हुई ही नहीं कि ये सब इकट्ठे. एक सेकंड, ये सब जो है मुझे समझ आता है कि अच्छा ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं. मतलब पढ़ाई अलग नहीं जाता था, वातावरण ही अलग होता था. केमिस्ट्री की टीचर ऐसे कर रही है, बायोलॉजी की ऐसे कर रही है, तो वो केमिस्ट्री की दुनिया वैसी होगी, बायोलॉजी की दुनिया वैसी होगी. और वो एक वो अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री की ना, वो एक लैब में हाँ ये सब चलता है. बट मुझे कभी एक चीज़ समझ नहीं आई कि सब कनेक्ट कैसे होता है. आज तूने बताया ना, तो सही बताऊँ तो पहली बार मुझे चमका कि एक सेकेंड, बायोलॉजी के अंदर और कुछ नहीं, बस केमिस्ट्री चल रही है, उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं. केमिस्ट्री के अंदर और कुछ नहीं है, एटम्स वगैरह फिजिक्स चल रहा है. हाँ. और
तुम इससे ऊपर भी आ सकते हो। हाँ, फिजिक्स तुम नीचे इसके चल रही है, अंदर अंदर जाओगे, हाँ, तो इसके ऊपर तो ऊपर भी कहीं आ ना सकते स्टार्ट होगा हैं। ये। सबसे पहले फिजिक्स चल रही है, हाँ, फिजिक्स क्या करता है, एटमों के खेल हो रहे हैं उसमें, ठीक है, उसकी वजह से केमिस्ट्री पैदा हो गई, हाँ, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के खेल आ गए, उसकी वजह से बायोकेमिस्ट्री आ गई, बायोकेमिस्ट्री की वजह से सेल्स वगैरह के खेल चालू हो गए, ऑर्गन्स वगैरह बन गए, ऑर्गेनिजम्स वगैरह बन गए, तो बायोलॉजी आ गई। हाँ। अब ऑर्गेनिज्म बन गए तो बोलना भी चालू कर दिया अब उन्होंने। कलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स भी अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो उसके भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, सोशियोलॉजी आ गई, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी भी आ गई। एग्जैक्टली, तो ये पूरा कनेक्ट कर दिया तूने। हाँ, एक इंडिविजुअल लेवल पे हम अलग बिहेव करते हैं, ग्रुप लेवल पे हम अलग बिहेव करते हैं, जिससे सोसाइटीज़ बनी हैं, कल्चर्स बने हैं, कल्चर से कंट्रीज बनी हैं, नेशन, सो इकोनॉमीज हमारी, सो एवरीथिंग इन अ वे, ब्रॉड पिक्चर से अगर तुम नैरो डाउन करोगे, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना, अगर तुम्हें एक कनेक्टेड स्ट्रक्चर के रूप में, सो आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट विद द वेरी वेरी बेसिक्स, एंड दैट्स व्हाट ही ऑल्सो डज इन हिज कोर्स ऑफ बिग हिस्ट्री। मेरे को एग्जैक्टली वही करना है, मेरे को पता है, बिल्कुल बेसिक से समझा। हाँ, एक चीज़ समझ सकती है तू, मैं है ना एक एलियन हूँ। एलियन मतलब जो इस धरती का प्राणी नहीं है, ठीक है, वो जैसे पीके मूवी में आमिर खान को दिखाया था, समझ ले मैं एलियन हूँ, बट किसी तरह मैं हिंदी बोलने लग गया हूँ, तो तू मुझे कैसे समझाएगी क्या है ये? मैं तो एलियन हूँ ना, ऐसे समझ ले, एलियन की आत्मा मेरे शरीर में आ गई, पीयूष की आत्मा चली गई, मेरे अंदर एक एलियन की आत्मा आ गई। तो मुझे पहले तो ये समझा, ये शरीर क्या है मैं जिसके अंदर आ गया हूँ मैं, कि शरीर तुम्हारी मम्मी से आया है, ये शरीर मतलब ये शरीर नहीं था, मेरी मम्मी नहीं होती तो। शरीर को भी समझाने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें, हाँ, तो मैं समझ गया हूँ, तो मेरे को ऐसे ट्रीट कर कि मुझे कुछ नहीं पता। जैसे यार देख, ऐसे ही समझ ले मैं बच्चा हूँ, एक्चुअली एलियन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा यार जब आता है अपने माँ के पेट से, तो वो एलियन ही तो होता है, ऐसे निकलता है एकदम। मैंने एक बार देखी थी यार, एक कोई डॉक्यूमेंट्री, उसमें बता रहे थे डिलीवरी वगैरह कैसी होती है। मैंने उससे पहले कभी देखी नहीं थी यार ये चीज़। मेरे हिसाब से हर इंसान को एक लाइव डिलीवरी अगर मौका मिले, नहीं तो कम से कम यूट्यूब पे जाके डिलीवरी देखनी चाहिए। एक देखने का नज़रिया बदल जाता है यार, इंसान को देखने का नज़रिया। क्योंकि मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई कि ये एलियन जैसे तो निकलते हैं हम बच्चे, और देखते कैसे हैं, मतलब एकदम उनको कुछ पता नहीं, आ गए बस ऐसे रोबोट से होते हैं, मांस के रोबोट से हम ऐसे 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 ऐसे। एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आ रही है ना, बेबीज करके, हाँ मैं देखना चाहूँगा, बहुत अच्छी निकली, वो काफी अच्छे से मैं कहना ये चाह रहा था ना कि मान ले मैं ऐसा बच्चा हूँ और मुझे एक एजुकेशन की दरकार है, कि मुझे दुनिया के बारे में थोड़ा सा समझा दो ताकि मेरे दुख निवारण हो जाए। आई थिंक मैं यही स्ट्रक्चर लेना चाहूँगी यार, जो डेविड क्रिश्चियन दिया, बहुत बिकॉज आई थिंक पसंद इज, बाय द वे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इट इज़ सच अ फेमस कोर्स दैट ही डेवलप्ड और ही केम अप विद, कि बिल गेट्स ने मिलकर और डेविड क्रिश्चियन ने मिलकर एक फाउंडेशन स्टार्ट किया, एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिसका नाम ही बिग हिस्ट्री क्या बात कर रही के नाम से, हाँ, एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये स्टार्ट किया है, बट बिल गेट्स ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर, बिकॉज ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कोर्स, एंड ही इज़ एन एडवोकेट कि सबको ही कराना चाहिए ये कोर्स, हर बच्चे को समझ होनी चाहिए, एंड फॉर ऑल द राइट रीजन्स। क्योंकि मेरे को यार इसकी बुक पढ़ने के बाद ये समझ आया कि काश ये कनेक्टेडनेस ऑफ थिंग्स जो है, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, काश मुझे भी पता होती पहले। ये जो तू बार बार कनेक्टेड बोल रही है, मैं बताऊँ सरल भाषा में, मैं समझ गया तू क्या बोलना चाह रही है। ये बुक connects the dots. It helps connects the dots. Dots सबके पास हैं, सबके पास होंगे कुछ ना कुछ। जीवन जी रहे हो तो डॉट्स तो मिल ही रहे हैं तुम्हें, मतलब जीवन में कुछ तो सीख ही रहा आदमी, गरीब आदमी भी अमीर आदमी भी, पर सबका कनेक्टेड नहीं होता। ये मुझे कनेक्ट करना है, मेरे प्लीज कनेक्ट द डॉट्स फॉर मी। तो अभी इसके अंदर शुरू से शुरू कर। हाँ, शुरू से एकदम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हो। मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसके अंदर यार इसने ना बड़े बेसिक से स्टार्ट किया है, और जो हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे कि एक बड़ा स्ट्रक्चर ले सकते हैं कि आज के डेट में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रही है, सोशियोलॉजी चल रही है, और हम फिर उसके और नीचे लेवल पे जाएंगे तो हम ह्यूमैनिटी बेसिकली पूरा समझ सकते हैं, अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फिर हम ह्यूमैनिटी को समझने के लिए हमें अपनी बायोलॉजी समझनी पड़ेगी, बायोलॉजी को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी, केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें फिजिक्स समझना पड़ेगा। सो अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्लाई करते जाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल्स मतलब कि why this stage, और why biology stage, why chemistry stage, why physics, तो तुम इस why करते करते you actually will come to the very 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 basics of things, and that's where he starts. So he starts with the very basics of physics itself, कि वो भी कहाँ से आई, वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार समझ आ गया मोटा मोटा स्ट्रक्चर, then you'll be able to understand all these emerging structures. ये emerging structures मतलब फिजिक्स के अंदर जो एटम्स हैं, इनकी एक अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से
अलग अलग तरह के एटम्स आ जाते हैं, एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके कुछ और काम करने लग जाते हैं. तो एट एवरी लेयर फिजिक्स से केमिस्ट्री बन रही है, केमिस्ट्री से बायोलॉजी बन रही है अगर, या बायोकेमिस्ट्री बन रही है. तेरी बात. देयर इज समथिंग इमर्जिंग मैं फ्रॉम. समझा. जैसे फिजिक्स में कुछ कारनामे होते हैं जिसकी वजह से ऊपर लेवल पे कुछ चीज़ें दिखने लग जाती हैं. जैसे एक एग्जांपल दूँ, जैसे पानी है फॉर एग्जांपल. पानी कितने सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, राइट? बट हर सॉलिड, लिक्विड, स्टेट, गैस. पानी तो एक ही मॉलिक्यूल है, H2O. अब H2O की अरेंजमेंट कैसी होती है उससे उसकी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी आती है. फॉर एग्जांपल अगर H2O एक अलग तरीके से बॉन्ड होता है, मतलब उसके सिर्फ बॉन्ड ही है और कुछ नहीं, मतलब एक H2O दूसरे H2O से बॉन्ड हो रहा है, तो कभी कभी तो वो वेटनेस की प्रॉपर्टी देता है. वो वेटनेस मतलब वो गीलापन, मतलब लिक्विड फॉर्म में. तो जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसकी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी होती है लिक्विडनेस की, वो गीलापन, जो गीलापन महसूस होता है, वो चीज, वो प्रॉपर्टी है उसकी, कहाँ राइट? से आती है? हाँ, वो उसकी अरेंजमेंट ही है, कुछ नहीं, मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है, हमें अलग वेटनेस आ रही है बस उसकी. फिर जब वो मॉलिक्यूल्स टूट के थोड़े से स्कैटर्ड रहते हैं तो उसकी अलग प्रॉपर्टी है जिसको हम गैस बोलते हैं, या मतलब जो वाटर, जो गैशियस प्रॉपर्टी है. अब वो कैसे फील करते हो तुम? अलग तरीके से. सॉलिड अलग है उसका. आइस हाथ में लगाओगे तो एक पहले बात तो ठंडा होता है, थोड़ा सा गीला होगा बाहर से पर सॉलिड होगा अंदर से. सो हर एक की अलग प्रॉपर्टी है. इट्स जस्ट दैट हर चीज़ अब अलग तरीके से जब स्ट्रक्चर होती है उसकी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी आती है. तो ये हर लेवल पे लागू होता है. फिजिक्स से जब हम केमिस्ट्री भी जाते हैं तब लागू होता है, केमिस्ट्री से बायोलॉजी पे जाते हैं तब लागू होता है, बायोलॉजी भी जब इकट्ठे होके, जब ये सेल्स सब इकट्ठे अलग अलग तरीके से इकट्ठे होते हैं तो उनकी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी आती है. जैसे मैं एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हूँ. मेरा गुर्दा चल रहा है, मेरा दिल चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है, अभी सब कुछ चल रहा है, और जिसकी इमर्जेंट प्रॉपर्टी मैं हूँ. एग्जैक्टली, जिसकी इमर्जेंट प्रॉपर्टी पीयूष अग्रवाल है या मोनिका बिश्नोई है. तो मैं एक बहुत बड़ा मेटा स्ट्रक्चर दे रही हूँ, और स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को आती हैं, एक पैटर्न. दिस इज अ पैटर्न दैट वी हैव रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर. तब चालू करते हैं एकदम बेसिक से. मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार तेरा पैटर्न. ठीक है, और ये हर जगह ही आएगा, ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हर जगह आएगी. और मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी. जब आएगी तो एक रिक्वेस्ट करूँ, मेरे को है ना टेक्निकलिटीज़ में मैं ना थोड़ा खोसा जाता हूँ, तो मुझे थोड़ी सरल भाषा में समझाना. फिजिक्स से ना मुझे डर ही लगता है थोड़ा सा, सही बताऊँ तो. क्योंकि फिजिक्स मतलब मेरे को ऐसा लगता है, जब ये तू मेरे को बोलेगी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस पढ़ के आना, और ये ऐसे नहीं चाहिए यार मुझे. सबसे पहली बात तो मुझे ना होमवर्क चाहिए ना एग्जामिनेशन. हम डिस्कस कर रहे हैं यार होमवर्क. डिस्कस कर नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे एजुकेशन कैसी चाहिए, मतलब ये अगर मैं डिज़ाइन कर पाऊँ तो मुझे कैसी चाहिए. ना होमवर्क ना एग्जामिनेशन, कभी नहीं होगा. मैं चाहता हूँ मैं तेरे से सवाल पूछूं सरल भाषा में, और तू मुझे जितनी कोशिश कर पाए सरल में, क्योंकि मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट होता है करना, पर मुझे कोशिश करना सरल भाषा में. तो फिजिक्स भी पढ़ने की इच्छा, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे को है ना ऐसे लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशंस वगैरह नहीं. मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये सारे नाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि मैं ये नाम भी लेने वाली हूँ. मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाली हूँ. हाँ, मेरे को कहानी सुना दे तू. मैं कहानी सुनूं. कहानी हमारी ओरिजिन की, हम कहाँ से आए. ये इस बुक का नाम इसलिए एप्टली रखा गया ओरिजिन स्टोरी. मुझे बड़ा अच्छा लगा यार. ओरिजिन स्टोरी हमारी कहानी नहीं, बस ओरिजिन स्टोरी मतलब हमारे ओरिजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा. ओके गूगल, हाउ डू यू से ओरिजिन इन हिंदी? शुरुआत. मूल. अरे हाँ यार, मूल. हमारी मूल कहानी क्या है? मूल कहानी क्या है? मूल कहानी बहुत अच्छा लगा. मूल कहानी क्या है एक्चुअली? हाँ, ओरिजिन हमारी मूल कहानी. हाँ. तो देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में अब, और ये इस कहानी में कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस कहानी, बाय द वे वही चीज़ें मैं बताऊंगी जो अभी तक हमें पता है कि है, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास काफ़ी एविडेंस हैं. मतलब हमने ऑलरेडी काफ़ी फिगर आउट कर लिया है साइंस के थ्रू. साइंटिस्ट, रिसर्चर्स ने काफ़ी चीज़ें पता कर ली है. तो इस कहानी में वही चीज़ें बताऊंगी मैं, पर मैं वो भी चीज़ें बताऊंगी जो अब तक पता नहीं है हमें, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जो नहीं जानते
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं। मेरे लिए तो सब कुछ ही नहीं जानती कैटेगरी में आता है। तो हाँ, पर मैं जो बता रही हूँ उन टॉपिक्स, अच्छा, मैं तो तू टॉपिक्स ऐसे बताएगी, तुम तो शायद कुछ ही नहीं जानते, बट ये वो चीज़ें जो जो हम साइंटिस्ट एज अ ह्यूमैनिटी पता कर जान चुके पाए हैं। हैं। हाँ, हाँ तो हमने कुछ कुछ चीज़ें जान ली हैं हाँ, मैं और कुछ समझा। कुछ चीज़ें नहीं जानी। यार मुझे भी पूरी, ऑब्वियसली मैं हर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, हर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बन सकती। सो अरे आई कैन, बिल्कुल नहीं, मैं तेरे से मेरे तो को ये उम्मीद नहीं है, मैं तू मेरे ना को कर रही है, बड़ी बहुत अच्छी मोटी बात है। अंडरस्टैंडिंग हाँ, है, मैं वो उसको डिस्कस करेंगे। मैं बताऊँ बहुत एक अच्छा रोल लगा। तू कौन सा ले सकती है, जो रोल बहुत अच्छा है, हम दोनों करते हैं। हम आई एम गोना जस्ट डिस्क्राइब समथिंग विच वी बोथ नो, बट जस्ट फॉर द कैमरा. During our free time, we are also docents. Basically, okay, Google, what is a docent? Let Here's Google the that. definition of docent. In certain universities and colleges, a member of the teaching staff immediately below professorial rank. पहला इसका आंसर था a member of teaching staff immediately below professorial rank. राइट, तेरे पे वो लागू होता है, मेरे पे तो दूसरे वाली मेरे को अच्छी लगी. A person who acts as a guide, typically on a voluntary basis in a museum, art gallery or zoo. हम वही करते हैं. राइट। यहाँ पे एक म्यूजियम है, कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेस, साइंस म्यूजियम है. हम वीकेंड्स पे चले जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे ही आते हैं. उनको अगर कुछ एग्जिबिट्स के बारे में जिज्ञासा आई तो उनकी जिज्ञासा को जितनी कोशिश कर पाए हम दूर करने की. बच्चों के सवाल सबसे कठिन सवाल होते हैं. हम ज़्यादातर फेल ही होते हैं क्योंकि उनके सवाल ऐसे हो जाते हैं. बट कोशिश ये रहती है कि बच्चों को उस टॉपिक में इतना इंटरेस्ट आ जाए कि वो घर जाके उस पे जाके और रिसर्च कर लें या फिर उस दिन मज़ा आए. तो ये कैमरा ऑन है, हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि अगर कोई सुन ले तो उसको या तो हम जिस भी विषय में बात कर रहे हैं उस विषय पे ज़्यादा जानकारी लेने की इच्छा कर जाए, मोटिवेशन मिल जाए, क्यूरियोसिटी आनी चाहिए. अगर नहीं भी आए तो अगर हमारी वो कॉन्वर्जेशन सुन ले तो 4 चीज़ उसको समझ में आ जाए. यही उम्मीद रहेगी मुझे समझ में आ जाए, तुझे आ जाए तो उसको भी आ जाए. शायद हम वो भी ना कर पाए क्योंकि ये सब बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं. तो एट द वेरी लीस्ट कम से कम हमारी बातें उसके कान पे पड़े तो उसका थोड़ा दुखी कम हो जाए. मतलब लेट्स कीप अ टोनैलिटी ऑल्सो, ऐसे हंसी मजाक लाइटली नहीं, मुझे वो अच्छा लगेगा. तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट लेट्स बोथ प्ले द रोल ऑफ अ डोसेंट. यू कैन बी द स्लाइटली सीनियर डोसेंट, आई विल बी द रुकी डोसेंट. बट अच्छी चीज़ है डोसेंट्स का, मुझे अच्छा लगा. वो डोसेंट्स क्या करते हैं यार, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. तो मैं शायद अपने प्रश्नों से थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँगा, तू थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, तू थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना. कई बार मेरे को कहीं मौका मिला तो मैं भी एक्सप्लेन कर लूँगा. तो अच्छा लगा.